हेलो एंड वेलकम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया और न्यूज एक्स में। आज 4 मई है, उस दिन का इंतजार जिसका सभी को था, मिलेनियल से लेके जेंजी। जेंजी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ऐसे स्टेट में चुनाव होना था जो सोशल मीडिया पे कल से ट्रेंड कर रहा था। क्योंकि खास तौर पर बात थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। और इस पर बात करने के लिए तमाम लोग हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो भारत की सियासत को बहुत नजदीक से समझते हैं। पत्रकारिता का तजुर्बा है और बहुत ही बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी है देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर, जिन्होंने सत्य और मिथ के बीच का एक फासला तय किया है, जहां पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत तौर पर उनकी कैसी पर्सनालिटी थी, क्या उनके विचार थे, और बदलते सालों में जवाहरलाल नेहरू का जो एक रुतबा बदला है, खास तौर पर आज के माशरे में, आज के जंजी के माहौल में। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको लिखा है। किताब अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपको वो किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि देश के पहले प्रधानमंत्री का जो एक रुतबा था वो क्या था। उनका नाम है पीयूष बबेले सर, और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनसे ऐसे आमने सामने बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो किताब मैंने उनकी पढ़ी हुई है। और इत्तेफाकन आज मुझे उनसे बात कर, सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपकी किताब बहुत ही शानदार है। और आई गेस मैंने इसलिए लोगों को पढ़ने की सलाह दी है क्योंकि आज के दौर में तथ्य से ज्यादा हम उन ज्ञान को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, और शायद तथ्य कहीं खो जाता है। और वैसा ही आज हो रहा है। ममता बनर्जी पर सबसे पहले हम बात करेंगे। ममता बनर्जी की जो छवि रही इन कुछ सालों में, फायर लेडी के तौर पर उनको देखा गया। सिंपल सूती साड़ी पहनती हैं, साधारण चप्पल पहनती हैं। उनको हराने के लिए 20 मुख्यमंत्री मैदान में उतरे, जिन्होंने जोर आजमाइश की। और अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, थोड़ी देर में रिजल्ट सामने आ जाएगा। ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर शायद मानी जाएंगी। सबसे पहले मैं ममता बनर्जी के ऊपर ही जानना चाहूंगी सर कि कैसे पूरे सिनारियो को आप देख रहे अब चुनाव के परिणाम सामने हैं और एक परंपरा रही है कि जो जीतता है उसे बधाई दी जाती है। हैं। जी। लेकिन ये चुनाव इतना सीधा होता तो, आपने चूंकि नेहरू जी का जिक्र किया और दर्शक भी नेहरू जी के लेखक के तौर पर मैं देखेंगे, जी। तो पहले लोकसभा चुनाव के पहले नेहरू जी ने जब जनता को गाइड कर रहे थे तो एक बात कही थी हम्म। कि जो चुनाव में हार जीत होती है, तो जो लोग चुनाव जीत जाएं उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि जीत उनके सिर पे सवार ना हो जाए। जी। और जो लोग चुनाव हारते हैं उन्हें हार से कोई बहुत गमगीन नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता की सेवा का जज्बा है तो वो हारने के बाद भी अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में अन्य तरह से कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात थी कि जो जीत जाए उन्हें जीत को सिर पर सवार नहीं होने देना चाहिए। जी। अब इस बात का हमें लगता है कि कोई खास महत्व तो इस रिजीम में बचा हुआ है। और जिस तरह से ये चुनाव हुआ है, और बहुत सी बातें बुनियादी, मैं बंगाल नहीं गया, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो एसआईआर का पूरा प्रकरण हुआ और कुल मिला के 91 लाख वोट कटे, हम्म। और इस बात की पूरी दुनिया की, भारत की मीडिया में मुझे नहीं ज्यादा दिखा, लेकिन हम्म। दुनिया की मीडिया में ये आया कि ये एक रिग्ड इलेक्शन हो रहा है, जहां 91 लाख 9 मिलियन से ज्यादा वोट काट दिए गए हैं। और हमने सबने वो दृश्य देखे कि हजारों लोग अपना पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड, ये पासपोर्ट तो एक ऐसी चीज है कि जो हम्म। दुनिया में ये साबित करता है कि आप भारत के नागरिक हो, जी। लेकिन हम अपने इलेक्शन कमीशन के सामने वो साबित नहीं कर सके। इलेक्शन कमीशन ने एक ट्वीट भी किया जिसमें कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुन ले टाइप हम्म। की जो भाषा थी, जैसे दो हम्म। पॉलिटिकल हम्म। ओपोनेंट्स के बीच में होती है, वो भी हमने देखा। हम्म। इसी चुनाव के दौरान केरल में हमने देखा कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है इलेक्शन कमीशन की, और उस पर मोहर लगती है भारतीय जनता पार्टी की। ये हम्म। हमने देखा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं, मुझे जब सही ही कह रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मामला है, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी विधानसभा में जीत हार का अंतर, जो संदिग्ध, जिन वोटर, जो वोटर लिस्ट में होते हुए जिन वोटरों को जी। वोटिंग राइट नहीं दिए गए हैं, उससे ज्यादा होता है, उसके आसपास होता है, तो हम दखल देंगे। जी। आदेश नहीं था, टिप्पणी है। हम्म। हम्म। लेकिन अभी तक जो मैं परिणाम देख रहा हूं, अभी और अपडेट हम्म। हो गए हैं तो मैं नहीं कह सकता हूं,
कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में 6% का वोट अंतर दिख हम्म। रहा है। जो मुझे फाइनल आंकड़े तो हम्म। इलेक्शन कमीशन जारी करता हम्म। रहता है। हम्म। तो सिर्फ 6% के आसपास से हार जीत हुई है। हम्म। और आप 91 लाख वोट निकालोगे तो वो लगभग इसी के आसपास होंगे। तो अगर भावनाओं के आधार पर, मैं सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस बात पर एक विधानसभा सीट के लिए उसने शक जाहिर किया था कि हम्म। जितने वोट कटे हैं, हार जीत का अंतर उतना है तो हम दखल देंगे। यहां तो हम्म। पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव ही उतने वोट के अंतर से जीता और हारा गया है जितने वोट कटे हैं। इसलिए ये भाजपा अपना बधाई ले ले और तृणमूल कांग्रेस अपने नए मुकाबले की सोचे। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या हम्म। ऑस्ट्रेलिया की आबादी की 1/3 आबादी के बराबर होते हैं 91 लाख लोग, अगर उनके वोटिंग राइट हटा दिए जाएंगे। हमारे संविधान में लिखा है वी द पीपुल, हम हम्म। भारत के लोग। तो हम हम्म। भारत के लोग ही अपना संविधान बनाते हैं, हम ही अपनी सरकार चुनते हैं, हम ही अपना इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, हम्म। हम ही इसके लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, सब सर्वोच्च हम हैं, हम भारत के लोग हम्म। 140 करोड़ लोग। हम्म। हम्म। लेकिन उन्हें ही नागरिक होने से वंचित कर दिया जाता है। हम्म। लोकतंत्र का मतलब था कि चुनाव के जरिए हम्म। जनता अपना शासक चुनेगी। हम्म। अब हम उस परिस्थिति में आ गए हैं जहां सरकार अपनी जनता चुन रही है। ये एक बहुत खेदजनक स्थिति है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीतते भाई 15 साल उन्हें हो गए थे ममता जी को। कोई हार जाते हैं लोग चुनाव, चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं। इंदिरा जी को चुनाव हारते हुए देखा है, बड़े हम्म। बड़े लोग चुनाव हारते हैं। भाजपा बड़े बड़े चुनाव हारी है, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, नरेंद्र जी। मोदी चुनाव हारे हैं। चुनाव हार जीत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एम्पायर ही बिक गया जी। जी। और दूसरी टीम में खिलाड़ियों को खेलने ही नहीं दिया गया, वो हम ही बॉलर हम ही बैटिंग, हम्म। तो ये बात इस चुनाव में जो बहुत बड़ा धब्बा लगा है, ये चिंता का विषय हम्म। है। नहीं, पीयूष जी, दूसरा सवाल ये है कि आपने जो किताब भी लिखी है नेहरू की छवि को लेकर, और आपके कई इंटरव्यूज भी देखे हैं, उसमें आपने कहा है कि विचार बनाना गलत नहीं है, लेकिन तथ्यों के बगैर विचार बनाना ये शायद खतरनाक हो सकता है किसी भी समाज के लिए। अ, ममता बनर्जी 15 साल से मुख्यमंत्री रही, और बीते कुछ सालों से उनकी छवि पर भी एक सवाल उठा कि किसी एक विचारधारा की वो मुरीद हैं, और उसी विचारधारा को वो पूरे पश्चिम बंगाल में हावी होने की कोशिश कर रही हैं। और जब शुभेंदु अधिकारी, जब रुझान आ रहे थे, उनके हालिया स्टेटमेंट है कि हिंदुओं ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया है। तो ये जो दो स्टेटमेंट है, क्या आपको लगता है कि ये जो एक छवि बनाने की कोशिश की गई थी, और क्या इस छवि में कोई सच्चाई है? या फिर मैं सच्चाई इस वजह से पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, शायद मेरा टिप्पणी करना सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये छवि बनाई गई है कि ये खास तबके के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, और बंगाल की आबो हवा बदल रही है, वहां पर बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव को रोकने के लिए सरकार का बदलना जरूरी था, क्योंकि वहां के बहुमूल्य लोगों के लिए ये अच्छा था। आप इस पूरे सिनेरियो को, ये पूरे आपका नजरिया क्या कहता है इस पूरी विचारधारा पे? इस सरकार का बदलना जरूरी है या हम्म। बदलना जरूरी नहीं है, हम्म। ये बंगाल की जनता को तय करने का पूरा अधिकार है। हम्म। उसे ममता बनर्जी अच्छी लगती हैं, वो उन्हें रखे। हम्म। वो हम्म। उसके पहले 35 साल वहां, 37 साल हम्म। लेफ्ट का हम्म। शासन रहा, उससे पहले हम्म। 20 साल वहां हम्म। कांग्रेस का शासन रहा, हम्म। 15 साल हम्म। से ममता हम्म। बनर्जी का। तो जब जनता को लगा जिसको रखना चाहिए रखते हैं, और प्रदेशों में हम्म। भी रखते हैं। हम्म। हम्म। इस विचार से कोई ना इत्तेफाका की बात नहीं है। हम्म। लेकिन दूसरा बात, जो आप शुभेंदु अधिकारी का बयान कोट कर रही हैं, हम्म। क्या ये सांप्रदायिक बयान नहीं है? क्या ममता बिल्कुल। बनर्जी हिंदू नहीं है? क्या इस हम्म। देश के संविधान पे ये नहीं लिखा है कि चुनाव सांप्रदायिक आधार पर नहीं होने चाहिए? हम्म। इस तरह की बातें, जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन है। लेकिन चूंकि हम्म। मैं और आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इसका हम्म। अधिकार इलेक्शन कमीशन हम्म। और सुप्रीम कोर्ट हम्म। के पास है। वो जब हम्म। व्याख्या करें तो वो ऑथेंटिक होगी। हम्म। हम्म। लेकिन जो चीज दिन की रोशनी की तरह साफ है कि आप कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी बांग्लादेश का नाम लेके, तो एक कूट रचित भाषा में आपने माइनॉरिटीज को टारगेट किया है। हम्म। और इसका मुझे चिंता इसलिए होती है कि आज जो बंगाल में हुआ है, 15 साल बाद ममता बनर्जी गई, या ये कह लें कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी हम्म। 70 साल में वहां आई। हम्म। अभी 2 साल पहले उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी पहली बार आई। हम्म। मैं उड़ीसा में जो वहां के लोग ट्वीट करते हैं, वो हम्म। मीडिया में नहीं आता, यूट्यूब चैनल्स पे भी नहीं आता। हम्म। लेकिन मैं वहां देखता हूँ कि लिंचिंग की घटनाएं बहुत बड़ी हुई हैं। कहीं किसी से जय श्री राम का नारा जबरदस्ती लगवाया जाता है, काऊ विजिलेंटे बढ़ गए हैं, क्रिश्चियंस टारगेट पे आते हैं, आदिवासी टारगेट पे आते हैं, मुसलमान तो परमानेंट टारगेट पे रहते ही हैं।
तो जो फैब्रिक पूरा वहां का बिगड़ रहा है। हम्म। मुझे बहुत लगता है कि वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने सबक सिखाया, तो ये हम्म। तो वो अपनी घोषणा कर रहे हैं कि वो किसी को सबक सिखाना चाहते हैं। हम्म। तो बंगाल जो कि एक बॉर्डरिंग स्टेट है, और बगल में बांग्लादेश लगा हुआ है, और बांग्लादेश की राजनीति बहुत उथल पुथल से गुजरी हुई है। हम्म। बंगाल की और बांग्लादेश की भाषा एक ही है। हम्म। ऐसे में उस बॉर्डरिंग स्टेट में अगर कम्युनल टेंशन बढ़ाई जाती हैं, हम्म। हम्म। तो हो सकता है किसी पार्टी के हित में हो, हम्म। लेकिन राष्ट्र के हित में बिल्कुल नहीं होंगी। क्योंकि जब हम हिंदू और मुसलमान की तरह सोचते हैं, सिख और ईसाई की तरह सोचते हैं, हम सोच सकते हैं अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में, हमें अपने हम्म। धर्म का पालन का अधिकार हमारा संविधान और हमारी हम्म। संस्कृति परंपरा देती है। हम्म। लेकिन हम भारतीय की तरह सोचना बंद कर दें, हम्म। ये खतरनाक है। और ये हम्म। बयान सब बताते हैं कि आप भारतीय की तरह नहीं सोच रहे हो। आप हिंदुओं ने, आपने क्यों नहीं कहा कि बंगालियों ने सबक सिखाया? वोटर तो हम्म। बंगाली है पूरा। अगर हम्म। ये कहा होता कि बंगालियों ने ममता जी को सबक सिखाया, तो एक बार समझ में आता है। लेकिन हम्म। जब आप कहते हो कि हिंदुओं ने सबक सिखाया, तो आप राज्य को बांट रहे हो, और ये शुभ संकेत नहीं है। आप अपने देश में बैठ के कुछ भी हम कह लो, अपना मीडिया कंट्रोल करके आप कोई बात कह हम्म। लो, लेकिन दुनिया के अखबारों में बहुत सी बातें छपती रहती हैं। अभी 2 दिन पहले प्रेस स्वतंत्रता दिवस था, 2 दिन पहले क्या, कल ही था। हम्म। हम हम्म। 157th रैंक पे हैं, तो क्या इस पे हम गर्व कर सकते हैं? या जब कोरोना हुआ था और उसमें यूनिसेफ की रिपोर्ट आई कि आपके यहाँ 50 लाख लोग मर गए, तो हमने कहा हम यूनिसेफ को हम्म। बैन कर देंगे। हम्म। या कोई एनजीओ होता है, वो पर्यावरण के लिए काम करता है, हम पूरे के पूरे जंगल किसी को दे देते हैं और फिर उस एनजीओ का मुंह बंद कर देते हैं। हम्म। तो शूट द मैसेंजर करने से कोई खुशहाली देश में नहीं आती। अगर ऐसे आ सकती होती तो बहुत पहले ही आ जाती। तो हम्म। ये एक चिंता का विषय है। और मैं कह रहा हूं, अगर ये चुनाव फ्री एंड फेयर होता और फ्री हम्म। एंड फेयर दिखता, हम्म। ये कहावत है अंग्रेजी की, उसे हिंदी में कहते हैं कि न्याय होना हम्म। ही नहीं चाहिए, न्याय हम्म। दिखना भी चाहिए। हम्म। इसी तरह स्वतंत्र चुनाव होना ही नहीं चाहिए, स्वतंत्र चुनाव दिखना भी चाहिए। तो फिर अगर स्वतंत्र हुआ होता तो और चुनाव की बधाई थी तुरंत बजे। असम पे आप चर्चा नहीं कर रही, हम भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम्म। केरल पे चर्चा नहीं हो रही है। हम्म। तमिलनाडु पे बड़ा विचित्र रिजल्ट आया है, हम्म। नई हम्म। पार्टी इमर्ज हम्म। करके आई है, जो सबसे बड़ी हम्म। खबर होनी चाहिए, तो उस पर भी हम चर्चा हम्म। नहीं कर रहे हैं। नहीं, उस पे आगे हम बात करेंगे आपसे। तो मैं इसलिए कह लेकिन रहा हूँ कि हाँ हम इस पे हाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि सवाल इस हाँ पे जुड़े हैं, आपको भी हाँ पता है, मुझे भी पता है, और भाजपा को भी हाँ। पता है। नहीं सर, मैं आपको बता रही हूँ कि इस पे सवाल इसलिए किया क्योंकि कल से मैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया स्क्रॉल जी कर रही थी, जी तो आपने देखा होगा कि आजकल जेंजी बड़े एक्टिव रहते हैं। जी जी। जेंजी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी जनरेशन है कि आप उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर उनके अंदर एक जिज्ञासा है हर चीज को जानने की। तो जब मैंने कल इंस्टाग्राम खोला तो उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी थी कि कल का इंतजार है कि बांग्लादेश, माफ कीजिए, कि वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है। तो उसमें मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा तो उसमें विचार आ रहे थे। तो जब मैंने उन अकाउंट, कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े जो मुझे बड़ा उन्होंने विचलित किया, तो मैंने उन अकाउंट को क्लिक करके देखा कि अकाउंट बना कब है। तो पता चला कि वो अकाउंट अभी हालिया बने हुए हैं, ज्यादा लोग नहीं। तो तब ये बात समझ में आई कि ममता बनर्जी एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है कि उनके प्रति हर कोई विचार रखता है। कोई उनको मुसलमानों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर वाला के तौर पर देखता है, तो कोई उन्हें हिंदू विरोधी के तौर पर देख रहा है। जो कमेंट सेक्शन से मुझे इल्म हुआ, इतना इल्म हुआ, तो मैंने सोचा ये मैं पहले आपसे पूछूं। दूसरा सवाल मेरा ये, तीसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि ये जो जनादेश आया है, 3 बार से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने सराखों पे रखा, उन्हें मौका दिया। तो ये जो पूरे नैरेटिव गढ़ा गया, या इस नैरेटिव में सत्यता है या नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव बनाया गया था ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पर्सनैलिटी पे हावी हो गया? क्या इसमें रियलिटी भी हो सकती है कि क्या उनका झुकाव एक कम्युनिटी की तरफ ज्यादा था, कि लोग कह रहे थे कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरी कम्युनिटी वाले आजादी से यहाँ करते हैं, हमें वो आजादी चाहिए। एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, बड़े वायरल रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, माहौल पता करते हैं गली गली जाकर। तो एक महिला उनसे कह रही थी कि हम वो नहीं कह पाते जो दूसरे कम्युनिटी वाले कह पाते हैं, हमको वो कहना है। उन्होंने हालांकि उस महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी आक्रोश आक्रोश में थी और वो चली गई। तो ये जो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो क्या इसमें सत्यता हो सकती है? क्या वो महसूस कर सकते हैं बंगाल के लोग? जटिल सवाल है आपका। हाँ हाँ। और मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था, बहुत पुरानी किताब थी, 1948 की। जी। एक हॉलैंड के लेखक हैं, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, वो साइकिट्रिस्ट हैं, एमडी, उस जी। समय उन्होंने लिखी। हम्म। डिल्यूजन एंड मास डिल्यूजन। हम्म। एक तो भ्रम, मान लो आपको कोई हाँ किसी चीज का भ्रम हो जाए, हाँ या मुझे हाँ कोई मुगालता हो जाए, हाँ और एक हाँ। मास डिल्यूजन। हम्म। बड़े भारी एक
कौम के या जनता के बहुत बड़े वर्ग को डिल्यूजन हो जाए। हम्म। तो उसमें लिखा कि ये जो मास डिल्यूजन है, हम्म। ये फासिस्ट रिजीम कर सकती है, और इसके तीन चार तरीके होते हैं। हम्म। एक होता है कि प्रोपेगेंडा, हम्म। दूसरा होता है उसका पार्ट मीडिया सेंसरशिप, हम्म। और तीसरा होता है स्लोगनरिज्म, हम्म। कैचवर्ड्स डाल देते हैं। हम्म। और कैचवर्ड्स ऐसे डाले जाते हैं कि जिनका कोई सीधा सीधा अर्थ नहीं निकले। हम्म। जैसे ट्रंप ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम्म। अब ग्रेट तो इतना बड़ा शब्द है जिसकी कोई कुछ भी व्याख्या निकाल सकता है। कोई सोचेगा मेरा घर अच्छा बन जाए तो हो जाएगा, और कोई सोचेगा कि जो अश्वेत लोग हैं इन्हें मार के भगा दिया जाए तो हमारा अमेरिका हम्म। ग्रेट। हम्म। हमारे यहाँ भी न्यू शब्द ये सब चला। हम्म। तो अगर उन महिला जो भी वो उस इंटरव्यू में बोल रही थी, हाँ। इत्मीनान से बिना कैमरों के बैठ के आप या मैं या कोई भी इकट्ठे हम्म। चर्चा करे, हम्म। तो उनसे पूछा कि आप क्या नहीं बोल पा रही थी। क्या बंगाल में कोई मछली खाना चाहता तो नहीं खा पाता था? गरीब हाँ। आदमी है, नहीं खा पा रहा तो अलग बात है, लेकिन मैं खा सकता हाँ। हूँ, मेरे पास हाँ। आर्थिक स्थिति है, हाँ। तो नहीं खा पाता था। क्या वो दुर्गा पूजा है, जो वहां दुर्गा जी सबसे बड़ी जी। शाक्त प्रदेश है, शक्ति की वहां उपासना होती हम्म। है, क्या वो नहीं कर पाता था? क्या उसका बच्चा स्कूल जाता था तो कोई रास्ते में उसे मारता था? क्या उसको वैसा कोई चीज देखनी पड़ी जैसे कई बार मुसलमानों को देखनी पड़ती है कि पाकिस्तान चले जाओ, क्या उससे ऐसा किसी ने कहा? तो उनसे एक एक करके सवाल पूछे जाएंगे तो कुछ नहीं निकल के आएगा। हम्म। लेकिन चूंकि उनके मन में बसा दिया गया इन तीनों चीजों में, मीडिया हम्म। सेंसरशिप, हम्म। प्रोपेगेंडा, हम्म। कि ये मुसलमान है, और और ये जो बढ़ते हैं मास डिल्यूजन, इसके पीछे एक भय होता है। जी जी। तो ये फियर मॉन्गरिंग जो होती है, ये इस देश में बहुत पहले से होती रही। मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया तो उन्होंने कहा कि मुसलमान खतरे में है। तो हम्म। मुसलमान इतने खतरे में हो गए कि हम्म। पाकिस्तान तक बन गया। हम्म। मुसलमान सोच नहीं पाए उस समय, मतलब हम्म। मुसलमानों को जो भी वर्ग वोट डालने का अधिकारी था, हम्म। तो हम्म। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो एलिट मुसलमान था, हम्म। वो बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ का उसका बड़ा पुरोधा था। हम्म। और जिन्ना तो गुजरात के थे, रहते हम्म। बंबई में थे। हम्म। तो इनमें से किसी को पाकिस्तान में नहीं जाना था जिन्ना के। ना हम्म। बिहार का मुसलमान जा सकता था, ना हम्म। उत्तर प्रदेश का जा सकता था, हम्म। ना जिन्ना का घर जो हवेली उनकी बनी हुई है बंबई में वोट पे जा सकती थी। हम्म। लेकिन ये सब सोचना लोगों का बंद हो जाता है, नहीं हमें तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और हम उससे उसी में रहेंगे, फिर मुस्लिम राष्ट्र में सब कुछ मिलेगा हमें। जब वो हम्म। बट गया, हम्म। तब लोगों को समझ में आया कि अरे इसमें तो हम थे ही नहीं। ऐसे ही ये हिंदू राष्ट्र का सपना बेचा जा रहा है। हम्म। भाई जिस देश में 80-84% हिंदू ऑलरेडी है, हम्म। तो अपने आप संस्कृति में, सभ्यता में, प्रशासन में, शासन में, विधायक विधायिका में, हम्म। न्यायपालिका में हम्म। 90% तक हिंदू ही। हम्म। तो अब लेकिन हिंदू राष्ट्र में क्या करोगे, क्या करोगे मुसलमानों का? तो वो लोग सोचते नहीं है, जैसे उस समय किसी हम्म। ने नहीं सोचा। तो वो महिला का बयान, और इसी से मैंने उड़ीसा का थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया, कि जब हम्म। आपको पता नहीं होता है कि हमें अब क्या करना है, तो आप कुछ हम्म। करते नहीं हो, हम्म। जिससे आपको नफरत आपके मन में भर दी गई है, उसको हम्म। प्रताड़ित करने लगते हो। इसका खतरा बहुत ज्यादा है। और जो हम्म। खासकर एसआईआर में नाम बाद में कटे हैं, उसमें हम्म। उत्तर प्रदेश के नाम कटे हैं, सीटों के हम्म। आधार आधार पर कटे हैं, तो ट्रेंड हम्म। बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये खतरनाक प्रवृत्तियां हो सकती हैं। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग न्याय की बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, जो शासन की बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, हम्म। वो पंच परमेश्वर की तरह काम करें, न्याय का सत्य हम्म। का साथ दें। लेकिन उनकी प्रवृत्तियां वैसी दिख नहीं रही हैं। चुनाव के दौरान बिन मौसम की बारिश खूब हुई कलकत्ते में। जी तो जी। खूब कीचड़ भी बिखरे। जब कीचड़ बिखरे तो लोगों ने अंदाजा लगा दिया था कि कमल अब शायद वेस्ट बंगाल की जमीन पर खिलने वाला है। जी जी तो जी हाँ, लेकिन अभी दूसरी तरफ हम बात करेंगे आपसे। आप तमिलनाडु का जिक्र कर रहे थे। विजय थलापति बहुत ही शानदार जबरदस्त कलाकार हैं। डांसर भी बाकमाल है कि अगर यूपी बिहार कहीं भी उनके गाना चलते हैं तो आप रुक नहीं पाएंगे बिना कदम हिलाए। और जो उनका एक वाटी सॉन्ग है। लेकिन जयललिता को तमिलनाडु की जनता ने बेशुमार प्यार दिया। लेकिन कमल हसन को वो इज्जत नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे, वो शोहरत नहीं मिल पाई जो वो राजनीति में चाहते थे। लेकिन विजय थलापति ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि लोग जो है उनको आते ही उनको सराखों पे बैठा दिया तमिलनाडु की जनता ने। हाँ, ये बिल्कुल बड़ा चौंकाने वाला ट्रेंड आया, क्योंकि हाँ। सिर्फ कमल हासन नहीं, हम्म। रजनीकांत ने भी एक पार्टी हाँ। बनाई थी कि हाँ, चुनाव रजनी। लड़ने की। हाँ। रजनीकांत जैसा स्टार, जिस मुझे लगता है कि हम्म। वो कहीं से भी चुनाव जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, वो तो वो थलाइवा है। वो हाँ, तो वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हम्म। हाँ। और इस समय जब स्टालिन का एक बड़ा वहां, हम हाँ। लोग तो बाहर समझते थे कि लोकप्रिय हम्म। है, हम्म। तो इसका ये भी मतलब है कि शायद जो करुणानिधि और जयललिता की एक लेगेसी थी, और 40 साल से हम्म। इन दोनों में आमने सामने चुनाव होते रहे, हम्म।
तो हम्म उससे जनता कहीं ना कहीं बोर हुई कि भाई ये हम्म दो विकल्प ही कब तक हम उड़ते रहें, हाँ और एक हाँ ये हाँ फ्रेश विकल्प आए होंगे। हम्म इसके पीछे की भी कुछ ना कुछ राजनीति होगी, कुछ ना कुछ सपोर्ट होगा। हम्म और मैं असल में इस चीज को इस रूप में भी देख रहा हूँ, हम्म ये चुनाव छत्रपों के बलात् हम्म अंत करने की प्रक्रिया भी मुझे दिखाई देती है। हम्म आज ममता बनर्जी हारी हैं, हम्म अभी 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के 7 सांसद चले गए, वो राज्यसभा में एक तरह से पार्टी खत्म जैसी हो गई। हाँ उसके पहले नीतीश कुमार जो बड़े छत्रप थे, हम्म वो है भाजपा में, भाजपा के हम्म साथ हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है, हम्म लेकिन वो वहां से हट गए, भाजपा का राज हाँ बंगाल में स्थापित हुआ। हाँ उसके पहले शिवसेना, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बाला साहब हम्म ठाकरे की हम्म बच्चों की पार्टी हम्म और जो मराठी अस्मिता की पार्टी है, हम्म वो उसके लोगों का ये हश्र होगा, वो हम्म खत्म हुई। हम्म हरियाणा में आप देखें, चौटालाज का एक बड़ा हम्म ताकत हुआ करती थी, वो खत्म हुई। हम्म पंजाब में अकाली दल बहुत बड़ी हम्म ताकत होती थी, हम्म आजादी के समय से, आजादी के पहले से मैं कहूंगा हम्म कि हम्म बहुत बड़ा फोर्स था। हम्म हम्म असम में असम गण परिषद भी एक जमाने में हुआ करती थी, वो खैर पहले ही हम्म चली गई। हम्म और उड़ीसा से बीजू जनता दल जो 20-25 साल से एक छत्र राज था, वो चला गया। हम्म तो एक, और अब तमिलनाडु में दो पुराने छत्र दोनों जाके एक नया उगता है। हम्म तो ये भारतीय राजनीति के कोई नया ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है या कोई चीज सामने आ रही है, ये भी अब हम लोग थोड़ा आगे पीछे समझेंगे तो तो। ये अच्छे दिन आने की बात की गई थी कि अच्छे दिन किसके आएंगे ये नहीं कहा गया था। जी जी अच्छे जी। दिन आने की बात कही गई थी लेकिन अच्छे दिन किसके आएंगे ये नहीं था। हो सकता है कि गुरूर टूटने का भी मौका है कि गुरूर टूट रहे हो एक के बाद एक के बाद एक, कहीं ना कहीं थोड़ा गुरूर आ ही जाता है। ये तो बिल्कुल सबको हाँ सोचना चाहिए, जो भी हाँ राजनीति में है उसे जनता को हम्म कन्विंस करने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ और चुनाव में कोई बेईमानी हो रही तो उससे लड़ने के बारे में सोचना चाहिए, हम्म क्योंकि बाकी सब बातें संदेह अपनी जगह हैं, लेकिन हम्म इंट्रोस्पेक्शन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम्म इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को भी लंबे समय बाद, 10 साल बाद अच्छी सफलता जबरदस्त केरल में मिली है, तो जी वो भी बधाई की पात्र उस जगह पर है। हम्म और पांचों चुनाव अलग अलग तरह से हुए, लेकिन लेकिन हम सबका ध्यान बंगाल पे है, हाँ क्योंकि वहां कुछ अलग हुआ है। लेकिन सर एक बात और है कि कांग्रेस इतने सालों उन्होंने राज किया, कांग्रेस की लेगेसी रही, लेकिन अ, जब से मतलब हमने थोड़ा सा पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश की है तब कांग्रेस का पतन हो गया। तब से हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते आए कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। कई लोग रास्ते में राह चलते भी मिलते हैं तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बुरा किया था इसलिए अब ये हुआ। अलग अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं मगर हम वो बदलाव नहीं देख पा रहे क्योंकि हमने जब से शुरुआत की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही हमने भारत को देखा। तो आपने किताब भी पूरी बाकायदा लिखी उसको नजदीक से, ये क्यों ऐसा हश्र क्यों हो रहा है कांग्रेस का कि उस मतलब इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए कहाँ मौके कमी की रह रही है। कमी, जैसे लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस दो चुनाव से 40-50 पे थी, हम्म 100 पे आई, डबल हुई। हम्म हम्म और भाजपा 100, हम्म 240 पे आई। हाँ उसमें हाँ भी हाँ ये 60 सीटों का बहुत साफ साफ लोगों ने, हम्म आज सबने निकाला डाटा की हाँ किस तरह से वो हुआ। तो फिर अब जो हम्म जीत जाता है उसी को विनर माना जाता है। आप हाँ सुपर ओवर में जीते या मैच में जीते, ये हाँ बहुत बहस का विषय बचता नहीं, कर लो बहस, कोई सुनता नहीं। हाँ तो कांग्रेस राष्ट्रीय अस्मिता की पार्टी है हम्म और थी। हम्म अगर मैं सैद्धांतिक रूप से कहूं कि जब हम्म से बाई हुक और क्रुक हम्म क्षेत्रीय अस्मिताएं और हम्म सांप्रदायिक अस्मिताएं उभारी गईं, हम्म उससे कांग्रेस को असर पड़ा। क्योंकि कांग्रेस कभी ये अकेले नहीं कह सकती कि मैं मुसलमान की पार्टी हूं, या मैं सिख की हम्म पार्टी हूं, या मैं हिंदू की पार्टी हूं। वो हम्म जब कहेगी मैं भारत की पार्टी हूं। हम्म लेकिन मैं अगर भारतीय होने की तुलना में हिंदू होने पर, या अपनी जाति का होने पर, या अपने क्षेत्र का होने पर गर्व करने लगता हूं, हम्म तो रीजनलिज्म और ये कम्युनलिज्म उभरता है। हम्म और इसमें खतरा क्या होता है, आज तो कोई बात नहीं है, हम्म किसी भी देश के लिए खतरा बाहर से नहीं होता है। हम्म सोवियत संघ, कोई अमेरिका की फौज ने वहां अटैक किया हो उसके बाद बिखर गया हो, हम्म 25 देशों में, ऐसा नहीं हुआ। हम्म जब वहां की जो यूनिफाइड आइडेंटिटी थी, उसकी जगह रीजनल आइडेंटिटीज उभरने लगी, हम्म हम्म तो वो देश बिखर गया। हम्म या जो श्रीलंका में लंबे समय तक युद्ध चलता रहा हम्म तमिल और सिंहलीज का, वो आइडेंटिटीज हम्म का क्लेश था, वो अपना कह रहे थे। तो हम्म कोई भी बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो एक राष्ट्रीय अस्मिता को बनाए और लोगों को फाल्ट लाइंस पे चोट ना करे। हम्म इस काम में ये चूक हुई। हम्म दूसरा, कांग्रेस एक नेगेटिव एजेंडे पे नहीं जा सकी, हम्म क्योंकि सब पार्टी देखो किसी ना किसी के खिलाफ बोलती है। हम्म अभी आपने कहा कि हिंदू नहीं बोल पा रहे थे, अब बोलेंगे। भाजपा हाँ हाँ एक, भाई प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं फादर और चादर से बचना है,
हाँ। कब्रिस्तान और शमशान बोलते हैं, उर्दू और बांग्ला बोलते हैं। तो ये उनकी इमेजरी है जो सांप्रदायिकता को कुछ चाशनी लिपटे शब्दों में, कूट शब्दों में व्यक्त करते हैं। ये पूरे आरएसएस हम्म। भाजपा का हिसाब किताब है। हम्म। कांग्रेस ये काम नहीं कर सकती थी। जी। अब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मान लो यूपी की कोई पार्टी है तो वो कहे कि यहाँ से बंगाल वालों को हटाओ, बिहार हम्म। असम वाले कह देते हैं यहाँ से बिहारियों को हटाओ, महाराष्ट्र वाले कह देते हैं कि आप यहाँ से भैया लोगों को हटाओ। हम्म। कांग्रेस ये भी नहीं बोल सकती है। हम्म। तो वो जोड़ने का जो एक मादा था वो बिखर रहा है, मतलब एक पूरा ट्रेंड बिगड़ रहा है। लेकिन अब राहुल गांधी ने इसीलिए उस बात को समझा है। हम्म। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने 2 बार निकाली, इधर से गए उधर से गए। और जब उन्होंने चीजों को संभाल लिया, आप हम्म। देखें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में क्या रिजल्ट आए थे, हम्म। हरियाणा में क्या रिजल्ट थे, हम्म। राजस्थान में कैसे रिजल्ट थे, बंगाल में कैसे रिजल्ट थे। उन सब रिजल्ट आने के बाद से सब लोग क्या बता रहे थे कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या होना है, हरियाणा हम्म। के क्या एग्जिट पोल थे। हम्म। तो फिर बात, उसके बाद ये एसआईआर आई। तो जब हम्म। जनता तक कांग्रेस पहुंच गई तो एक नई हम्म। चुनौती ले आई कि हम चुनाव ही कुछ मैनिपुलेटेड कर देंगे, कुछ रिग्ड कर देंगे। तो हम्म। इसीलिए राहुल गांधी फिर अगले स्टेप पे गए और उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया कि एसआईआर के नाम पे कैसे एक दूसरे देश की मॉडल है, वो 22-22 जगह वोटर है। हम्म। वो सब बातों भी उन्होंने उजागर की। हम्म। और फिर राहुल गांधी ने ये भी बताया कि जितने बड़े बड़े समझौते हो रहे हैं, कंप्रोमाइज हैं, सब बातें बता रहे हैं। लेकिन इतने बड़े देश में जबकि प्रोपेगेंडा मशीनरी आपके अपोनेंट के पास हो, हम्म। न्यायालय दखल नहीं दे रहा हो, हम्म। इंडिपेंडेंट एजेंसी जो उसके एक तरह से पेरोल पे आ गई हो, और आप हम्म। लगभग तानाशाही की दहलीज पे खड़े हो, जी जी। तो राहुल गांधी का संघर्ष डबल हो गया है। पहले पार्टी को हम्म। मजबूत करना, उस मजबूत पार्टी को चुनाव जिताना, हम्म। उसमें वो एक दिक्कत कांग्रेस की आ रही है। लेकिन वो जो भी आशाई किरण है राहुल गांधी है। हम्म। तो अभी आपने कांग्रेस की बात की। पवन खेड़ा साहब से सवाल पूछ रहे थे पत्रकार। हेमंता बिस्वा शर्मा खुश हैं बहुत ज्यादा। वक्त से पहले मिठाई खाने लगे और जलेबियां बंटनी शुरू हो गई। चुनाव में बहुत ही कंट्रोवर्शियल उन्होंने कुछ बयान दिए, लोगों के लिए भी दिए और अपने विरोधी दल पवन खेड़ा के लिए भी। उन्होंने कहा था कि जेल भेज देंगे। दोनों दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन वो सियासत में क्या, जबान एक ऐसी चीज होती है कि दिल जीत भी लेती है और दिल चीर भी देती है। तो कई दफा क्या हुआ कि गोश्त की दुकानें बंद कराई जाती हैं, मीट की दुकान बंद कराई जाती हैं। और लेकिन इसके उलट देखने को मिला। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम का मुसलमान मांस खाएगा, कौन उसे रोक सकता है, वो खाएगा, हम नहीं रोक रहे हैं। उधर आपने वेस्ट बंगाल में देखा कि अनुराग ठाकुर लुत्फ उठा रहे हैं नॉनवेज का। और उसके बाद रवि किशन ने तो कहा कि गोरखपुर की मछली उठा उठा के डाल देंगे वेस्ट बंगाल में, लाके खाओ जितना मछली खाना है 4 मई के बाद से। तो ये जो जबान का गेम है सियासत में, कि जिधर का जहां रुख होता है उधर ही लोग चल फिरते हैं। और कई बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी जबान बोली जो बिलो द बेल्ट थी, जिसको किसी भी मीडिया हाउस ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। बाकायदा लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे सिखाओ मत। तो आप जब इन तमाम चीजों को देखते हैं तो क्या ख्याल आते हैं आपके दिल में, कि क्या वाकई इतनी कड़वाहट मतलब फैल गई है हमारे सोसाइटी में, या कहें कि राजनीति माशरे में कहिए, कि इतना ज्यादा मतलब कि कुछ कुछ बचा नहीं है। मतलब आप जो दिल में आ रहा है आप कह रहे हैं एक दूसरे के लिए, चाहे आप गाली से नवाज रहे हैं किसी को। तो ये। आपका सवाल हम्म। बिल्कुल वाजिब है। हम्म। बुरा तो लगता है, कष्ट भी हम्म। होता है। हम्म। लेकिन ये उत्तरोत्तर चीजें इस तरह से गिरती ही जा रही हैं। और इसलिए भी गिर रही हैं कि जैसे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं हम्म। तो पढ़ना सब किसी को बहुत अच्छा नहीं लगता, छोटे बच्चों को, आपको हमें भी ऐसा हम्म। बहुत अच्छा नहीं हम्म। लगता था। लेकिन बच्चे ये तो जानते हैं कि अगर अच्छे नंबर आएंगे तो पापा भी खुश होंगे, मम्मी भी खुश होंगी और टीचर भी हम्म। खुश होगा, हम्म। शाबाशी मिलेगी। हम्म। तो वो कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ कम पढ़ते हैं, लेकिन कोई हम्म। बच्चा ये नहीं कहता कि पढ़ना बुरा है। हम्म। लेकिन अगर उस क्लास में एक ऐसा माहौल बन जाए कि जो बच्चा गाली देता है, जो बच्चा पिटाई करता है, हम्म। उसको पापा मम्मी अप्रिशिएट करेंगे हम्म। और टीचर भी उसको बेस्ट स्टूडेंट घोषित करेगा। हम्म। तो फिर कंपटीशन का दायरा पढ़ाई की जगह ये बदतमीजी की ओर बढ़ जाएगा। हम्म। तो ज्यादा खतरे, वो खतरा तो हमेशा रहता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता और हम्म। बदतमीजी की तरफ हम्म। मन जाता है, खेलने की तरफ जाता हम्म। है। लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, उसका हम्म। प्राइज नहीं मिलता था, पुरस्कार नहीं हम्म। मिलता था। हम्म। अब आप देखते हैं कि कोई कहता है कि गोली मारो सालों को, हम्म। वो एक बड़ा अच्छा पद मिल जाता है, वो मंत्री बन जाता है। हम्म। एक लेडी
किसी धर्म के प्रॉफिट के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक बोलती है, हम्म। उसको सब जगह जमानत मिल जाती है, उसको सुरक्षा दे दी जाती है। हम्म। कुछ व्यक्ति जो रात दिन गाली गलौज की भाषा या धर्म विशेष को टारगेट करके बुरा सा बुरा बोलते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री या इस तरह के बड़े पद मिल जाते हैं। हम्म। तो अब वो एक ट्रेंड बन गया है कि अगर हमें जल्दी से आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे नफरती बयान बोलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे आका लोग इसे पसंद करते हैं। वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं तो हम उनकी तरफ से और जोरदार तरीके से हम्म। बोलें। तो हेमंत बिस्वा शर्मा अपवाद नहीं है। अभी हम्म। उनको जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, जीत गए हैं, अभी और लोगों के मनों में हसरत आए हो कि हम और कौन सी बुरी बात बोलें, और कौन सी गाली गलौज करें कि हम भी हम्म। अपने नेतृत्व की निगाह में आ जाएं और हम्म। हमारी जरा तारीफ होने लगे। तो ये खतरनाक चीज है, इसलिए ये चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो ये आपने खूबसूरत अंदाज में बताया कि मतलब ये सवाल जहन में इस वजह से भी आते हैं क्योंकि जब इस तरीके की भाषाओं को एक्सेप्टेंस मिल जाए और उसको लोग सराहा के आपको दे मौका, तो फिर इस पर बात होना लाजमी है क्योंकि हम इससे इस सवाल को हम दरकिनार नहीं कर सकते, चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहें। ये हमारा फर्ज है कि हम इस पर बात करें और इस पर बात होनी भी चाहिए। केरलम की बात अगर करें तो केरला, ये राज्य ही पूरा कंट्रोवर्सी में रहा। बताया गया, जैसे मैं आपसे कहूंगी कि वहां के एनवायरनमेंट में अ, एक एक तरीके की कहा गया कि एक विचारधारा घोलने की कोशिश की जा रही है। और वहां पे फिल्म भी रिलीज की गई। पार्ट 1 बनाया गया, पार्ट 2 बनाया गया और एक नैरेटिव गढ़ने। फिर आपने अभी सुना होगा हालिया, मोनालिसा नाम की एक लड़की है जो वायरल हुई, जिन्होंने शादी की एक मुस्लिम लड़के से। उन्होंने केरला ही जगह चुनी शादी करने के लिए। तो ये भी एक नैरेटिव कि यहाँ की लड़की वहां जा, मतलब वहां पर एक आबो हवा। जब केरला स्टोरी मैं ग्राउंड पे गई थी, जब कवर करने गई, तो वहां पे कुछ चीजें मैंने भी महसूस की थी कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे, अगर मैं सच बताऊं, मैं गई तो मुझे वहां पे लोगों ने टोका कि आप हिजाब क्यों नहीं करती हैं। रैंडम लोगों ने, जब उन्हें मेरा नाम पता चला कि मैं अलीशा हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हिजाब क्यों नहीं करती हूँ। तो एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि क्या वाकई अ, इतना ज्यादा रिजिड माहौल है यहाँ पर, मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन अ, आप इसको पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं कि पूरा स्टेट ही कंट्रोवर्सी में रहा, लेकिन जो जनादेश आया है उससे ये बात साबित हो गई कि हम किसी तरीके का बदलाव चाहते नहीं है। और लोग कहते हैं कि लिटरेसी रेट केरला में बहुत ज्यादा है। तो वहां पे जब वोट डालने गए लोग पोलिंग बूथ पर, उनके जहन में क्या चल रहा होगा कि उन्होंने बदलाव किया नहीं और कांग्रेस को मौका दिया। देखिए, अभी केरल कोई अलग नहीं गया है, केरल अभी हम्म। उसी लाइन पे चला जा रहा है हम्म। जो सन 59 में या शायद हम्म। 68 में, नहीं 58 में शायद पहली बार सरकार वहां लेफ्ट हाँ। की बनी थी, हाँ। हाँ। सरकार गई थी। और हम्म। उसके बाद से उनका अल्टरनेट एलडीएफ और यूडीएफ हम्म। 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 बनता चला आता है। हम्म। और एक खूबसूरती केरल की ये भी है हम्म। कि वहाँ थोड़ा सा, जैसे हम सेकुलर देश कहते हैं, हम्म। वहाँ मुसलमानों की संख्या भी ठीक है, हम्म। ईसाइयों की संख्या भी ठीक है, और हिंदुओं की संख्या हम्म। तो है ही। हम्म। और तो वो एक इनके लिए अभी पांव रखने की वैसी जगह बन नहीं रही है। हम्म। लेकिन अगर इनका वोट परसेंट आप देखें तो बढ़ता जाता है। हम्म। जैसे बंगाल में किसी समय असंभव माना जाता था, हम्म। तो इनकी ट्रेजेक्टरी जो जाती है, और ये हम्म। फाल्ट लाइंस पे अटैक करते हैं हम्म। कि जो चीज को विभाजित करे, तोड़े। तो हम्म। अभी तो सही ट्रैक पे है केरला, जैसा होना हम्म। चाहिए। हम्म। लेकिन वहां काम बहुत करना पड़ेगा, आप सत्ता में जाके आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाईचारे का और हम्म। सांप्रदायिक सद्भाव का करेक्टर के जो भाव है वो लोगों में ज्यादा परकुलेट हो, ज्यादा लोगों के हम्म। अंदर जाए। क्योंकि अंतः विचार से फिर चीजें बढ़, अगर तो वहां भी हम्म। सांप्रदायिक विचार चला गया। हम्म। लेकिन आप देखें वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं तो अभी से देखता हूँ हम्म। कि सबरीवाला मंदिर को लेके एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, हम्म। बड़ी पीठ ने दिया था। हम्म। सरकार ने उसे एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया और सरकार ने कहा कि हम्म। आप इसे देखें। हम्म। अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच उसे देख रही है। हम्म। तो और उसको, वो जब होगा, जो यथास्थिति बहाल हो जाएगी, तो हम्म। उसे हिंदुत्व के रूप में प्रचारित किया जाएगा। और हम्म। ये बताया जाएगा कि लेफ्ट और कांग्रेस ये आपके धर्म पे हमला करना चाहते थे, ये आगे हम्म। ऐसा होगा। तो वो अच्छा, दूसरा सांप्रदायिकता एक ऐसी चीज है कि वो फियर से उत्पन्न होती है। हम्म। अगर हिंदू के मन में बिठा दिया जाए कि क्रिश्चियन और मुसलमान तुम्हें मार देंगे, तो हम घर बैठे बैठे सांप्रदायिक हो जाते हैं। एक हम्म। मुसलमान के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। हम्म। आप उसे कैसे पिंच करते हैं, पंप करते हैं। तो वो प्रयोग चल रहा है, उसे हम्म। रोकना
की जिम्मेदारी जो रूलिंग पार्टीज हैं, ये जो नई आएगी, हम्म। पुरानी थी, हम्म। वो बनाने की हम्म। जिम्मेदारी है। हम्म। और अब आपने कहा विवाद, तो विवाद है कहीं नहीं। हम्म। ये सब अ, बहुत ऑर्केस्ट्रा जो किसी सब कहते हैं, बहुत स्टेज मैनेज्ड विवाद हैं। कि वहां आप भाई, क्या केरल की जनता ने आगे कहा था हमारे ऊपर फिल्म बना दो। हम्म। आपने एक फिल्म बनाई, फिर आपने उसे बहुत से हम्म। राज्यों में टैक्स फ्री किया, फिर हम्म। मुख्यमंत्री टाइप के लोग कैबिनेट के हम्म। साथ उसे बैठ रहे हैं। हम्म। फिर उस हम्म। पूरे घटना को मीडिया को पूरा कवरेज देना है, हम्म। कवरेज हद के पार देना है। हम्म। तो ये जो मैंने शुरू में डिल्यूजन एंड मास डिल्यूजन का, तो मास हम्म। डिल्यूजन पैदा करने की ये कोशिश है कि जो इशू नहीं है। तो उसकी जद में आ नहीं रहे हैं केरला वाले। केरला वाले वो भी समीकरणों से आ नहीं रहे, लेकिन उनका वोट आप देखिए 16-16% के पास पिछले बार तक था। तो और मान लीजिए वहां भी, अब तो इनके पास एक बड़ी हाँ। चीज आ गई, अगर 1 करोड़ हाँ। वोटर हटा के हम चुनाव जीत सकते हैं, तो हम्म। कल हम 2 करोड़ वोटर हटा के भी चुनाव जीत जाएंगे। हम्म। तो ये खतरे हैं। अ, अभी केरला नहीं आया, ये बहुत सौभाग्य की बात है। हम्म। और कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात है कि कम से कम एक ऊपर, उत्तर में हिमाचल बहुत ऊपर उसका एक राज्य है, हम्म। हम्म। दक्षिण में तेलंगाना और कर्नाटक उसके पास है, हम्म। और सबसे नीचे बिल्कुल भारत के तल पर जाके केरल भी है। हम्म। झारखंड में उसकी एक मिश्रित सरकार है। हम्म। और राहुल गांधी जैसा लीडर है जो सबको मिलजुल के एक बात करने की अपील कर रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है। जी। क्योंकि एक समय ऐसा भी आ गया कि हमें सिर्फ चुनावों पर नहीं सोचना पड़ेगा, हम्म। हिंदुस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि बेरोजगार, आप देखिए सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। फिर हम्म। सरकारी नौकरी खत्म हुई, तो उसके बाद हुआ कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर रखा करेंगे, तो उसमें आपकी जॉब जी। सिक्योरिटी चली गई। अब कॉन्ट्रैक्ट की हम्म। नौकरी भी चली गई, अब हो गया कि हम उसे आउटसोर्स कर देंगे, एक कंपनी से कहेंगे कि तुम कुछ लोग रख दो। उन हम्म। कर्मचारियों की हालत गुलामों जैसी हो जाती है। हम्म। तो क्या वो मुसलमान सब बच्चे हैं, क्या वो सब ईसाई हैं? अगर इस देश में 85% हिंदू है, 84% हिंदू है, हम्म। तो सिलेंडर महंगा होगा, अगर 1,000 रुपए बढ़ेगा तो हिंदू को सबसे ज्यादा होगा। हम्म। अगर व्यापम जैसे घोटाले होंगे तो हिंदू को ज्यादा होगा। हम्म। अगर कोरोना में मरेंगे तो हिंदू ज्यादा मरेंगे। हम्म। और तानाशाही आएगी तो सबसे ज्यादा आजादी हिंदुओं की छीनी जाएगी। तो ये सब चीजें भी समझ लेनी चाहिए। रूटीन चर्चा तो हम चुनाव पे कर ही लेते हैं और कर ही लेंगे, हम्म। लेकिन हम्म। बुनियादी सवालों को नहीं समझेंगे तो हम्म। फिर चुनाव बचेंगे ही नहीं जिन पे हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो आप जो ये अभी ये आखिरी सवाल, ये वेस्ट बंगाल को कैसे देख रहे हैं भविष्य में? क्या वो काम है जो भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल की जनता के लिए करना चाहिए, और बाकी राज्यों में भी आप, लेकिन वेस्ट बंगाल बंगाल पे ही फोकस करें क्योंकि वहां पे एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो अगर आप कुछ भारतीय जनता पार्टी के बतौर सलाहकार, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आपको सलाह देनी हो वहां के किसी नेता को जो अगला सीएम होगा वेस्ट बंगाल का, तो आप एक सलाहकार के तौर पर उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? उसे तो सबको बंगाली मानना चाहिए, सबको हम्म। राज्य का नागरिक मानना चाहिए, हम्म। धर्म जाति क्षेत्र से उठकर उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हम्म। चुनाव में कई बार बिलो द बेल्ट बातें हो जाती हैं, अनैतिक बातें भी हम्म। हो जाती हैं, उन्हें पीछे भूल जाए। और जिस हम्म। कुर्सी पे बैठा है, क्योंकि वो बंगाल का मुख्यमंत्री होगा, हम्म। तो जिसने उसे वोट दिया है वो, हम्म। और जिसने वोट नहीं दिया है वो, हम्म। उनका ही मुख्यमंत्री है। हम्म। जिन सीटों पे वो जीते हैं और जिन पे वो हारे हैं, जिन सीटों की जनता हम्म। ने उन्हें हराया है, हम्म। उनका मुख्यमंत्री भी वही है। हम्म। तो उसे एक आदर्श, चूंकि ये राम की बात करते हैं, राम राज्य की बात हम्म। करते हैं, हम्म। तो इन्हें राम का स्मरण करना चाहिए। हम्म। और राम के जो सिद्धांत हैं, क्योंकि वो राम इसलिए पूजनीय है कि हमारे देवता तो हम्म। हैं, अवतार तो हैं, हम्म। हम्म। लेकिन अवतार तो 10 हैं हिंदू धर्म में, हम्म। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम्म। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम की राजनीति करते हो, तो उनका एक आध परसेंट या 0.1% भी आचरण मन में लाके आए और वो करें, तो बंगाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राम हम्म। राज्य का नारा ही नहीं होगा, राम राज्य भी होगा। लेकिन अगर सिर्फ राम का नारा था और चुनावी वादा था और राम से हम्म। बिल्कुल विमुख हो जाएंगे, हम्म। तो बंगाल के लिए अच्छा नहीं होगा। तो शुभेंदु अधिकारी को मौका मिलेगा या फिर कोई नया चेहरा? क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई नया प्लान होगा? अब तो इतना ज्यादा बहुमत आ गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर सीटें कम होती तो शायद शुभेंदु का नंबर हाँ, ज्यादा होता। मुझे बहुत डाउट है कि वो तो न शुभेंदु बनाएंगे। अधिकारी का पत्ता कट सकता है, उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया है वैसे जनता का। वो कर लिया, क्योंकि हमने यूपी में देखा था, जब योगी जी को बने तब योगी हम्म। जी का नहीं था। हम्म। उनका नाम भूल रहा हूँ, जो बाद में कश्मीर के राज्यपाल बने, उनका नाम चल रहा था, मनोज जी हम्म। का। हम्म। और यहाँ मध्य प्रदेश में हमने देखा था बम्पर जीत मिली और शिवराज सिंह चौहान हम्म। सोच रहे थे हम रिपीट होंगे, लेकिन पर्ची निकली और हम्म। कोई और बन जाता है। राजस्थान में भी हम्म। पर्ची निकली। हम्म। तो कई जगह पर्चियां नहीं भी निकली, असम और
बिहार में वो लोग बने जिनकी संभावना थी। हम्म। लेकिन यहाँ ये शुभेंदु अधिकारी पे उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो कह दें कि आप पर्ची से जिसे निकालोगे हम्म। मैं उतना ही झुक के चलूंगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, सब आपको दे दूंगा, तो हो सकता बन जाए, लेकिन मुश्किल है। हाँ, मुश्किल आप में कह रहे हैं, मुश्किल है। मुश्किल है बनना शुभेंदु का। आपके जहन में कोई एक नाम? नहीं, कोई नाम नहीं है, वो तो ऐसा नाम आएगा जो आरएसएस का पुराना आदमी हो, हम्म। जिसने छवि अपनी जरा सादगी वाली बना रखी हो, हम्म। दिमाग से एकदम कट्टर और कम्युनल हो, हम्म। और इनका पुराना साथी कहीं ना कहीं इनके साथ किसी प्रचार विचार में रहा हो, तीस हम्म। 30 साल पहले, 20 साल पहले। उस हम्म। तरह के लोग ये अक्सर पसंद करते हैं। बहुत बहुत जैसे शुक्रिया सर मनोहर लाल आपका। खट्टर जी एक जमाने में हाँ। बने थे हरियाणा में, उस तरह के लोग इन्हें पसंद। हम्म। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए और इतनी दिलचस्प चर्चा करने के लिए। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। और ऐसी दिलचस्प बातें होती रहनी चाहिए और जरूरी भी है। और उन लोगों से बातें करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब, जैसा आपने कहा कि जब जबान में इतनी कड़वाहट आ गई हो, जहन में इतनी कड़वाहट आ गई हो, तो मोहब्बत बीच बीच में बातें करती रहनी चाहिए, चाहे आप अपने पेशे के दौर पर, पेशे के तौर से करते रहें या फिर सोशल मीडिया के दौर से करें, लेकिन बातें होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने आपका के भी लिए। बहुत धन्यवाद। इतने जी। आपाधापी के समय में, चुनाव के दिन, आपने इतनी गंभीर और तफसील से इस तरह की बातें करी जिन्हें आजकल अच्छा नहीं माना जाता सुनने को, कहते हैं कि जो सेलेबल नहीं है, ऐसी हाँ बातें जी। करने की आपने जरूरत की, हम इसके लिए आपको बहुत मुबारक देते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.